हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। इस सेशन में हम पीआईबी के आर्टिकल्स और द हिंदू के न्यूज़ को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट आर्टिकल। Ministry of Minority Affairs has released the Hajj Policy 2027 and opened the application process for Indian pilgrims। तो इस हज पॉलिसी 2027 की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत आती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि हज कमेटी एक्ट 2002 के तहत इस्टेब्लिश की गई है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में बायलैटरल हज एग्रीमेंट भी साइन करा गया है। हमारा हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल जो है वो पीआईबी से लिया गया है। तो आइए इस आर्टिकल से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ हज पिलग्रिम्स फ्रेमवर्क इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, The Hajj Committee of India is statutory body constituted under the Ministry of External Affairs. Statement number 2, the implementation frameworks of the Hajj policy operates entirely under the jurisdiction of Consumer Protection Act 2019. Statement number 3, the absolute volume of the pilgrim quota available to Indian nationals is systematically governed by bilateral agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. Which of the following statement given above correct? So let's analyze this all statement. Statement number 1, the Hajj Committee of India is statutory body. Yes, it is a statutory body, but it is constituted under Ministry of Minority Affairs. So statement 1 is wrong. Statement 2, it is also wrong because ये जो हज पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ ऑल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 3, यस इट इज़ अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। तो इसका आंसर आएगा ओनली 3, ऑप्शन बी। नाउ द सेकेंड आर्टिकल है वो है इंडिया हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन फॉर द ईयर 2025। और ये जो डेटा है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 रिसाइकलिंग नेशन है, वो डेटा किसने पब्लिश किया है? वो पब्लिश किया है यूएनसीएटीडी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके तहत जो इंडिया का ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग शेयर था वो 2024 में 30.1% था, जो 2025 में बढ़ के 35.4% हो गया है। इसके अलावा जो डिसमेंटल वेसल का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ के 2.99 मिलियन ग्रॉस टन जितना हो गया है। सो इंडिया को इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए जो मेजर इनिशिएटिव है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो इस इनिशिएटिव में सबसे पहला जो हमारा कन्वेंशन है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन, द हांगकांग कन्वेंशन। इस हांगकांग कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया है। इसकी जो अडॉप्शन बॉडी है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। ठीक है, इसकी जो अडॉप्टिंग बॉडी है वो कौन सी है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो ये हांगकांग कन्वेंशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस हांगकांग कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, राइट। और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2019 में, विच इज़ ऑफिशियली एंटर्ड इनटू फोर्स ग्लोबली ऑन जून 2025। नेक्स्ट जो है वो है डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। इसमें द रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019, ये जो एक्ट है वो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो किसके लिए?
तो हांगकांग कन्वेंशन को इफेक्ट देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो एक्ट है वो पास किया गया है. इट रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ हैज़ार्डस मटेरियल ऑन शिप. तो ये भी जो भी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हैज़ार्डस मटेरियल है जो शिप में से निकलता है उसको प्रोहिबिट करता है, जो कि हांगकांग कन्वेंशन को सपोर्ट करने के लिए ये एस्टैब्लिश किया गया है. थर्ड मेजर ड्राइवर है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड जियोग्राफिक फ्रेमवर्क. उसमें अलंग सोशिया इन गुजरात, जो कि गल्फ ऑफ खंभात में लोकेटेड है गुजरात में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग क्लस्टर है, और इसको ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. क्यों अलंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिपिंग ब्रेकिंग क्लस्टर है? तो इसका रीज़न है उसका जियोग्राफिक फीचर. अलंग का जो हाई टाइडल रेंज है जो कि 10 मीटर से भी ऊपर का है, और ये जो है वो शिप को, वेसल को नेचुरल बीचिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो अलंग है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग क्लस्टर बना. नेक्स्ट, इसके अलावा पॉलिसी स्कीम लाइक मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 एंड मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, इन दोनों का भी इंडिया को रिसाइकलिंग हब बनाने में मेजर रोल है. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज़ पे बार बार क्वेश्चन पूछता है. सो UNCTAD जो एक परमानेंट इंटरनेशनल बॉडी है एस्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA इन 1964, जिसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. इसके अलावा UNCTAD कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी कई बार इन रिपोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है. सो मेजर की रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNCTAD इज़ रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो ये 3 रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, पब्लिश करता है. तो ये तीनों याद रखना बहुत ज़रूरी है. आगे तो चलो इस आर्टिकल से रिगार्डिंग हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question is, with reference to the Hong Kong International Convention recently seen in the news, consider the following statement. Statement 1. It is binding treaty adopted under the aegis of the United Nations Environment Program UNEP. Statement number 2. It mandates the all ship target for recycling must carry an updated inventory of hazardous material. Third statement, it regulates both the design and operation of ship to prevent hazardous waste accumulate before they reach ship breaking yards. So which one of the following statements are correct? So चलो वन बाय वन सारे स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं. स्टेटमेंट 1, क्या हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन की अडॉप्टिंग बॉडी यूएनईपी थी? नहीं. हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो अडॉप्टिंग बॉडी थी वो थी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. यस, जो शिप जो ये क्या मैंडेट करता है कि यस हैज़ार्डस मटेरियल जो है उसको जो रिसाइकलिंग करना वो उसका मेन टारगेट था. तो यस, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. स्टेटमेंट 3 इज़ आल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 2 and 3. नेक्स्ट आर्टिकल है अल नीनो के बारे में. रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में सुपर अल नीनो के बारे में एक आर्टिकल आया था कि कैसे अल नीनो की वजह से जो इस साल 2026 में नॉर्मल ईयर के कंपेयर में बारिश जो है वो कम होगी. तो पहले हम नॉर्मल ईयर में जो है वो बारिश का सिनारियो क्या होता है, मॉनसून का सिनारियो क्या होता है वो देखते हैं. देन अल नीनो ईयर में क्या होता है. जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें क्या होता है, ईस्टर्ली विंड जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो गर्म हवा है वो इस साइड मूव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा.
और यहाँ पे जो गर्म हवा है उसकी वजह से, गर्म पानी है उसकी वजह से हवा ऊपर उठेगी और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और हमारे इंडियन ओशन में ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो अभी क्या होगा, जो एयर मास है वो कहाँ पर मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, राइट। तो एक सेल यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ एक इंडियन ओशन में क्रिएट होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो ओशन की एयर है, ठीक है, ओशन की एयर जो है वो लैंड पे जाएगी और यहाँ पे बारिश करवाएगी। तो ये होता है नॉर्मल ईयर का सिनारियो। बट अल नीनो ईयर में क्या होता है कि जो ईस्टर्ली विंड होती है वो बहुत क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो वार्म वाटर है वो कहाँ पे, सदर्न अमेरिका की ओर मूव करता है। तो वार्म वाटर जो है वो इस तरफ मूव करता है, सदर्न अमेरिका की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वार्म वाटर की वजह से यहाँ पे हवा ऊपर उठेगी और इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन ओशन में जो है वो बारिश बहुत कम होगी। तो ये जो इफ़ेक्ट है उसे बोलते हैं अल नीनो इफ़ेक्ट, जो नॉर्मल ईयर से बारिश जो है वो कम लाता है इंडिया में। तो ये अल नीनो वर्सेस नॉर्मल ईयर जो है वो हम मेंस में भी लिख सकते हैं, और इवन दो प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अल नीनो से रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट आर्टिकल, जो अगला आर्टिकल है वो है एबोला वायरस की रिगार्डिंग। सो ये जो है वो द हिंदू से लिया गया है। एबोला केसेस इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हैव सप्रेस्ड 1003 विथ 254 रिलेटेड डेथ। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अबोला वायरस डिसीज़। अबोला वायरस डिसीज़ जो है वो किसकी वजह से होता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये एक आरएनए वायरल डिसीज़ है, राइट। आरएनए, बट कौन सा, सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरल डिसीज़ है, सिंगल स्ट्रेन आरएनए की वजह से होता है, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, तो ये फिलोविराडिया फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से, फिलोविराडिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। ये डिजीज़ जो है वो जूनोटिक डिजीज़ है, और ये बैट के थ्रू, बैट जो है इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, बैट। इवन दो ये जो एयर टू एयर स्प्रेड नहीं करता है, ये किसी के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर हम कोई फ्लूइड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, जैसे कि ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी ये स्प्रेड होता है। तो इस डिजीज़ के बारे में याद रखने की बात क्या है कि ये एयर टू एयर स्प्रेड नहीं होता है, बट ये बॉडी फ्लूइड की द्वारा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। इस डिजीज़ का जो नाम है वो नदर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की जो एक रिवर है उसके नाम से पड़ा है अबोला वायरस। On May 16, 2026, WHO declared this Bundibugyo outbreak in the DCR and Uganda a public health emergency of international concern। और माइक्रोस्कोप में ये जो है वो फिलामेंट लाइक शेप, उसका जो शेप होता है वो कैसा, लॉन्ग एंड फिलामेंट शेप देखने को मिला है अबोला वायरस का, ठीक है। अभी तक उसकी जो है वो 2 ग्लोबली वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो कौन सी हमें ये भी याद रखना है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ इरवेबो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, इरवेबो वैक्सीन। एंड सेकंड इज़ ज़ेबडेनो एंड मवाबिया, ठीक है। ये जो 2 वैक्सीन है अबोला वायरस के लिए मार्केट में अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है कि क्या अबोला वायरस की वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम उसको राइट टिक करें तो हमारा ये आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। बट एक्चुअली अबोला वायरस की जो है वो 2 वैक्सीन अवेलेबल है। सो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। If you like today's section, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you.